हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वीर भूमि फर्रुखाबाद जो आलू की नगरी है, महादेवी बर्मा की जन्मभूमि है, वहां से भविष्य के अग्निवीरों का स्वागत है। आइए, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हमारा है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, जो हर किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इससे बनने वाले समस्त क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे, बड़ी धैर्यता पूर्वक पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपके पिता को ये आस है, ये उम्मीद है कि वो दौर का, उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि वो किस दिन कहें कि मैं एक फौजी बेटे का पिता हूँ। उन्हें इस आस लगाए बैठे हैं। इनकी उस आशा को पूरा करने के लिए, आपको उन सपनों को पूरा करने के लिए अब अग्नि परीक्षा देनी होगी। आइए हम लोग पढ़ते हैं आज राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या होती है। तो अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अर्थ, जिसका अर्थ होता है धन, और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। अध्ययन, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी अर्थात धन का अध्ययन। धन का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। तो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, अर्थ जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन, और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। इसके पश्चात अर्थशास्त्र में बहुत से अर्थशास्त्री आए और उन्होंने अपने अपने एफर्ट, प्रयास किए और अपने अपने तरीकों से इसकी परिभाषा को परिभाषित किया। लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण, अगर अर्थशास्त्री की बात की जाए तो 1776 की अगर हम लोग बात करें तो 1776 में एक अर्थशास्त्री हुए हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस पुस्तक को ही अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत माना जाता। अगर अर्थव्यवस्था का उद्भव हुआ, अर्थव्यवस्था के विकास की मूलभूत अगर जड़ है, तो एडम स्मिथ की जो 1776 में पुस्तक छपी थी या इनके द्वारा लिखी गई थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, तो द वेल्थ ऑफ नेशंस को ही अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत माना जाता है। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ये बात समझ में आई है। उसके पश्चात अगर हम देखें अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो अर्थव्यवस्था समझे, अर्थव्यवस्था का मतलब धन का अध्ययन। उसके पश्चात अर्थव्यवस्था से संबंधित 1776 में एक अर्थशास्त्री हुए हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने 1776 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस वेल्थ ऑफ नेशंस को अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत माना जाता है, और इसी के आधार पर एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का या अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसके पश्चात अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करें, अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करें तो अर्थव्यवस्था मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की है। नंबर 1 निजी अर्थव्यवस्था। निजी अर्थव्यवस्था, अगर हम लोग निजी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस अर्थव्यवस्था में किसी एक विशेष व्यक्ति, या हम ऐसे कहें निजी अर्थव्यवस्था प्राइवेट अर्थव्यवस्था, ये किसी व्यक्ति विशेष का इस पर अधिकार होता। जैसे वर्तमान समय में देखा जाए
तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो एक निजी अर्थव्यवस्था है, मतलब वहां की अर्थव्यवस्था में विशेष लोगों का वर्चस्व है। और इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। इस अर्थव्यवस्था में मजदूरी आदि का अपमान किया जाता है। मतलब इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना, क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार की सरकार की कोई भी डिप्लोमेसी या सरकार की किसी प्रकार की नीति लागू नहीं होती, क्योंकि ये निजी होती है, ये किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में होती है। इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो वहां की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में वहां के व्यक्ति, जो विशेष व्यक्ति हैं, उनका वर्चस्व होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या निजी अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में ये तय किया जाता है, ये अर्थव्यवस्था जो बाजार या पूंजी या निजी अर्थव्यवस्था है, तो इस अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो इस अर्थव्यवस्था के तहत किसी वस्तु का कितना उत्पादन करना है, किसका उत्पादन करना है, और उसका मूल्य बाजार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसीलिए इसे बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ये एक प्राइवेट अर्थव्यवस्था होती है। जैसे वर्तमान समय में देखिए, भारत के अंदर बहुत सी चीजें प्राइवेट हो रही हैं, तो जो जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें प्राइवेट होंगी, किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में पहुंचेंगी, उतनी हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो निजी अर्थव्यवस्था की ओर जाएगी। तो समझ गए निजी अर्थव्यवस्था। उसके बाद सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। तो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है। फिर उसके पश्चात होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। निजी अर्थव्यवस्था, दूसरी हमारी अर्थव्यवस्था थी सार्वजनिक या सरकारी अर्थव्यवस्था, सरकारी अर्थव्यवस्था, और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। निजी अर्थव्यवस्था जो किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में होती है, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ का कमाना। इसमें किसी भी मजदूर वर्ग का रिस्पेक्ट नहीं होता, उसे अपमानित किया जाता है। और इसमें किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है, किसका उत्पादन करना है, जो मूल्य है वो सब बाजार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उसके पश्चात जो सरकारी अर्थव्यवस्था होती है, इस अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण, जैसे जो रूस की अर्थव्यवस्था है वो एक सरकारी अर्थव्यवस्था है। उसके पश्चात मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सरकारी दोनों अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था एक मिक्स्ड अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके पश्चात हम लोग पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक। हर चीज को नोट करते चलेंगे, हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी अग्निवीर है, यूपी पुलिस है, इनमें तो ऐसे समझो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से 2-3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर हाल में, और बड़े आराम से और बड़े इजी आते हैं। तो अब हम अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक, यहां से एक क्वेश्चन पक्का है, अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक। अगर हम अर्थव्यवस्था में क्षेत्रकों की बात करें तो 3 क्षेत्रक हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्रक, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्रक। अगर हम प्राथमिक क्षेत्रक की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत जो चीजें हमें प्रकृति से, पर्यावरण से प्राप्त होती हैं, वो सभी की सभी चीजें प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत रखी जाती हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन में दे देंगे कि कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, या 4 ऑप्शन में से कोई एक नहीं होगा तो पूछ देंगे कि इनमें से कौन एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ से हर साल और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम, चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम, कोई भी हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पर्यावरण से प्राप्त होते हैं, जैसे कृषि है, जितने भी कृषि प्रोडक्ट हैं वो सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके पश्चात खनन, खनन का मतलब खुदाई से संबंधित है। उसके पश्चात वृक्षारोपण, वृक्षारोपण
इसके पश्चात मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सभी के सभी 1 मिनट। तो मत्स्य पालन, पशुपालन ये सभी के सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसके पश्चात द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत यदि हम बात करें, ये द्वितीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद जो होते हैं वो इस क्षेत्र में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो उस क्षेत्र को हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। दोबारा समझिए, द्वितीय क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पाद को इस क्षेत्र में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे, और इस क्षेत्र को हम औद्योगिकी क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण इसके अंतर्गत आएगा। उसके पश्चात जलापूर्ति आता है। गैस इसके अंतर्गत आती है, जो गैस सप्लाई होती है। उसके पश्चात विद्युत आपूर्ति, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्वितीय क्षेत्र जिसे हम औद्योगिकी क्षेत्र कहते हैं, विनिर्माण इसके अंतर्गत है, जलापूर्ति है, गैस है, विद्युत आपूर्ति है, ये सभी द्वितीय क्षेत्र। कहने का मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र से उत्पाद प्राप्त हुए उन्हें इस द्वितीय उत्पादक में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र जैसे विनिर्माण है, जैसे हमें गन्ना प्राप्त हुआ है प्राथमिक क्षेत्र से, तो गन्ना जो है उसे जब हम गन्ने की फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, तो गन्ने की फैक्ट्री में जब चीनी या गुड़ बनती है, तो वह गुड़ जो है या चीनी है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। लेकिन चीनी बनाने में हमने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक क्षेत्र गन्ने का प्रयोग किया, इसीलिए गन्ना प्राथमिक क्षेत्र हो गया, जबकि गन्ने से चीनी बनाई ये द्वितीय क्षेत्र हो। लेकिन इसका हमने इंडस्ट्री में बनाई है, ऐसे नहीं घर पर बना ली हो चीनी, एक इंडस्ट्री कंपनी में बनाई है, इसीलिए इस द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिकी अर्थात इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इसके पश्चात तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो इसे सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को हम लोग सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे बैंकिंग, जहां सेवाएं प्रदान की जाती हैं, बैंकिंग है, संचार है, वाहन परिवहन है, ये सब परिवहन है, होटल है। उसके पश्चात जो हमारी LIC वगैरह हैं, बीमा कंपनियां हैं, LIC, ये सभी जहां पर सुविधाएं मतलब सेवा प्रदान की जाती है, तो उसे हम सर्विस सेक्टर तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आएंगी, द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तृतीय क्षेत्र में क्या क्या है। प्राथमिक क्षेत्र जो हमें प्रकृति से चीजें प्राप्त होती हैं, द्वितीय क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र से उत्पाद है वो इस क्षेत्र में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसे इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिकी क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र जहां पर सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो ये हमारा हुआ अर्थव्यवस्था में क्षेत्रकों का कार्य। उसके पश्चात हम लोग पढ़ते हैं अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। और अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को देखते हैं हम लोग। तो नियंत्रण के आधार पर तो हमने अर्थव्यवस्था को देख लिया, मतलब अर्थव्यवस्था के प्रकार देख लिए। एक हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मतलब निजी या प्राइवेट जिसे कहते हैं, वो अर्थव्यवस्था जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का
वर्चस्व होता है। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य होता है लाभ कमाना, और इस अर्थव्यवस्था के द्वारा ये तय किया जाता है किस वस्तु का उत्पादन करना, उसका कितना उत्पादन करना, और वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण बाजार करती है, ना कि गवर्नमेंट, सरकार नहीं करती। जबकि दूसरी जो हमारी सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, सरकारी अर्थव्यवस्था, इस पर नियंत्रण सरकार का होता है। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी दोनों अर्थव्यवस्थाएं मिलती हैं, तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो विकास के आधार पर भी हमारी अर्थव्यवस्थाएं, एक विकसित अर्थव्यवस्था होती है, एक अविकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है। नियंत्रण के आधार पर तो हमने देख लिया था, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था ये भी 3 प्रकार की होती है। विकसित अर्थव्यवस्था होती है, विकसित अर्थव्यवस्था आती है, दूसरा हमारा आता है विकासशील अर्थव्यवस्था, और तीसरी होती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है, जिस देश की अर्थव्यवस्था विकसित होगी, वो राष्ट्र या उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी। किसी भी राष्ट्र की विकसित अर्थव्यवस्था कैसे होती है? तो किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में कैसे रखें? जिस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था होगी, तो उस राष्ट्र की जनसंख्या नियंत्रण में होगी, उस राष्ट्र की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो है, पर कैपिटा इनकम जो है, वो बहुत ही उच्च होगी। प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय बहुत उच्च होगी। उसके पश्चात वहां पर साक्षरता, लिटरेसी अच्छी होगी, वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं बहुत ही अच्छी तरीके से भली भांति उपलब्ध होंगी, परिवहन साधन अच्छे होंगे। तो उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था की सीरीज में रखा जाता है। अर्थव्यवस्था का मतलब ये नहीं केवल पैसों से, अर्थव्यवस्था का मतलब कोई राष्ट्र अगर विकसित राष्ट्र है तो उसकी अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था, और विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब सबसे पहले तो वहां की प्रति व्यक्ति की जो वार्षिक आय है वो बहुत उच्च होगी। उसके पश्चात उस राष्ट्र की जनसंख्या खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही होगी, जनसंख्या नियंत्रण में होगी, वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी उपलब्ध होंगी, परिवहन सेवाएं अच्छी उपलब्ध होंगी, तो वह अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था। जबकि विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करें तो विकासशील अर्थव्यवस्था जिस राष्ट्र की होती है, तो वहां की जनसंख्या नियंत्रण में नहीं होती है, वहां की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय अच्छी नहीं होती है, वहां पर व्यक्ति से संबंधित जो भी सुख सुविधाएं, चाहे फिर वो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हों, चाहे परिवहन सुविधाएं, वो अच्छी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था जो है वो एक विकासशील अर्थव्यवस्था की सीरीज में रखा है। जबकि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की बात करें तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय बहुत ही निम्न होती है, निम्न कोटि की होती है। यहाँ पर जनसंख्या को कोई किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं होता है, तेजी से जनसंख्या बढ़ रही होती है। यहाँ पर लोगों की जीवन शैली बहुत कठिन होती, साक्षरता बहुत ही कम होती, लोग निरक्षर ज्यादा होते, यहाँ भूखमरी जैसी समस्याएं होती, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल चरमरा जाती हैं। तो ऐसे राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हो। उसके पश्चात वैश्विक स्तर की अर्थव्यवस्थाओं को देखें। वैश्विक स्तरीय अर्थव्यवस्थाएं, वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें 2 प्रकार की होती है। एक खुली अर्थव्यवस्था, और दूसरी होती है बंद अर्थव्यवस्था।
वैश्विक स्तर की बात करें, वैश्विक अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था, एक बंद अर्थव्यवस्था। अब खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? अगर खुली अर्थव्यवस्था की बात करें, कोई भी राष्ट्र जो अपना व्यापार विदेशों में करता है और विदेश उस राष्ट्र में करते, अर्थात कोई भी राष्ट्र आयात और निर्यात करता है। जब आयात और निर्यात, आयात का मतलब विदेशों से अपने देश में वस्तुओं को मंगाना और अपने देश से विदेशों को वस्तुएं भेजना, इसे आयात निर्यात करते हैं। जो राष्ट्र वैश्विक मतलब दुनिया के राष्ट्रों से जुड़ा होता है, दुनिया के राष्ट्रों से उसकी अर्थव्यवस्था जुड़ी होती, कोई भी राष्ट्र आकर के उस राष्ट्र में अपना व्यापार कर सकता और वो राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र में, विदेश या विश्व के किसी राष्ट्र से व्यापार कर सकता है। तो इसे हम कह देते हैं खुली अर्थव्यवस्था। जबकि बंद अर्थव्यवस्था में कोई राष्ट्र अपने ही देश की सीमा के अंदर व्यापार कर सकता है, अर्थात ना वो आयात कर सकता है ना ही निर्यात। किसी भी वस्तु की अगर शॉर्टेज कमी पड़ गई तो वो किसी दूसरे राष्ट्र से न मंगा सकता है न मंगाता है, और अगर उसके राष्ट्र में किसी चीज की बहुलता है, अधिकता है, तो वो ना ही किसी दूसरे राष्ट्र को भेजता है। मतलब अपनी राष्ट्र की सीमा के अंदर चीजों को चलाता है, तो इसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जिस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था विश्व से लिंकेज होती है, विश्व से जुड़ी होती है, दुनिया के किसी भी राष्ट्र से आयात निर्यात होता, तो उसे हम ओपन इकोनॉमी वाली कंट्री कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था वाला देश कहते हैं। जबकि बंद वाला जो अपने राष्ट्र की सीमाओं के अंदर ही उसका व्यापार सिमटता है, तो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके पश्चात अगर हम लोग देखें तो भारत की अर्थव्यवस्थाओं की अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, इस नेशनल इनकम के इतिहास के बारे में थोड़े से हम नजर डालते हैं और बड़े अच्छे से समझते हैं। अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास। भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजों से आने से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी। भारत का वैश्विक व्यापार पूरे विश्व में सबसे मजबूत था। अंग्रेजों से आने से पहले, जो पुर्तगीज 1498 से आने से पूर्व भारत का जो विश्व व्यापार था वो 33% था। भारत की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी, लेकिन यूरोपियंस ने भारत की अर्थव्यवस्था और विश्व व्यापार को तहस नहस कर दिया और 47 में आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था सिमट करके केवल 1% रहे। जब भारत आजाद हुआ था उस समय की यदि हम लोग बात करें, तब जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, उस भारत की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी थी। तो उस समय जो प्राइमरी सेक्टर था, प्राथमिक जो क्षेत्रक था, उस समय जब देश आजाद हुआ उस समय की बात करते हैं, उस समय प्राथमिक क्षेत्रक का हिस्सेदारी 55% थी। सोचिए। और इसके पश्चात जो तृतीयक क्षेत्रक था, ये केवल 15% था। तृतीयक क्षेत्रक और 30% द्वितीयक क्षेत्रक था। द्वितीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी थी। और किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होगी जब उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी अधिक से अधिक हो। जब भारत आजाद हुआ तो भारत दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रों में से एक राष्ट्र था। हालत बहुत खराब थी। अंग्रेजों ने हालत इतनी खराब कर दी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में सोचे प्राइमरी सेक्टर का 55% हिस्सेदारी थी, तृतीय क्षेत्र केवल 15% था और द्वितीय क्षेत्र 3% था। तब से 47 से ले बढ़ करके
अगर देखा जाए 21-22 में, ये तो था 1950-51 की बात करते हैं, 1950 से 51 के दौरान, और यहाँ पर 2021-22 की अगर हम लोग बात करें, 21-22 की अगर हम लोग बात करें, तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 20% रहेगी। तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी की अगर हम बात करें, तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो लगभग 54%, और द्वितीयक जो क्षेत्रक है इसकी हिस्सेदारी लगभग 26% है। तो लगभग अगर देखा जाए 47 से, और वर्तमान में हमारी प्राथमिक क्षेत्रक की हिस्सेदारी कम हुई, और ये बहुत अच्छी बात है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कि तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही। इसलिए जिस अर्थव्यवस्था में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी जितनी अधिक बढ़ेगी, उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। तो समझ में आएंगे बातें अच्छे से, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे, हर एक चीज को नोट करेंगे, बड़े धैर्य से पढ़ाई करेंगे। इसके पश्चात अब हम लोग पढ़ते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास। भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास की बात करें तो भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक गणना करने का प्रयास या गणना करने की कल्पना की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पहली बार या प्रथम प्रयास प्रति व्यक्ति की आय की गणना किसने की। तो भारतीय इतिहास में या भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी का था। दादा भाई नौरोजी। तो पर प्रति व्यक्ति की जो आय की गणना है, इसके पहला प्रयास जो है वो दादा भाई नौरोजी ने किया 1968 में इन्होंने किया, और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो है वो 20 रुपए, कितनी 20 रुपए बताई थी। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना करने का सबसे पहले प्रयास जो है वो 1868 में एक इन्होंने पुस्तक छापी थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी पुस्तक थी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1868 के दौरान इन्होंने छापी थी। उसमें इस चीजों को मेंशन किया गया था कि पहली बार दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय की गणना की, और इनके अनुसार प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय जो थी वो केवल 20 रुपए थी। कल्पना करें 1868 के दौरान प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय केवल 20 रुपए। इसके पश्चात दूसरा प्रयास किया गया था 1931 के दौरान BKRB राव के द्वारा। इसके द्वारा किया गया BKRB राव के द्वारा। पहला तो दादा भाई नौरोजी ने किया, इनकी एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके तहत प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय जो थी 20 रुपए। पूछा जाता क्वेश्चन कि पहली बार भारत में प्रति व्यक्ति की आय की गणना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। तब वार्षिक आय प्रति व्यक्ति की कितनी थी? पर कैपिटा इनकम कितनी थी? तो 20 रुपए थी। कब की थी? तो 1868 में की। दूसरा प्रयास जो है 1931 में BKRB राव के द्वारा किया गया, और इन्होंने प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय की गणना वैज्ञानिक तरीके से की। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो दिया जाता है कि पहली बार वैज्ञानिक तरीके से प्रति व्यक्ति की आय की गणना किसने की? तो BKRB राव के द्वारा की गई 1931 में। जब इन्होंने ये गणना की तब प्रति व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम जो थी
वो 62 रुपए थी। कितनी थी? 62 रुपए थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी में, तब प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय 20 रुपए थी। 1931-32 के दौरान, 31-32 लिखा जाता है वैसे, 31 मान लेते हैं, 31-32 के दौरान अगर देखा जाए तो BKRB राव के द्वारा पर कैपिटा इनकम 62 रुपए बताई गई थी, लेकिन इन्होंने वैज्ञानिक तौर तरीके, वैज्ञानिक विधि से की। इसके पश्चात उस समय की PT नेहरू की सरकार ने, मतलब सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति की गणना की। इसकी राष्ट्रीय आय समिति की कि अब राष्ट्रीय आय समिति जो है भारत में अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय की गणना करेगी। तो भारत सरकार ने एक संस्था बनाई, राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति की गणना की और इसने 1951 में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार 1949, मतलब 1948-49 कह सकते हैं, 48-49 के आंकड़े प्रस्तुत किए। मतलब भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति की गणना की, इसने एनालिसिस किया, परिश्रम सब चीजें की और अपनी रिपोर्ट जो है वो 1951 में प्रस्तुत की। लेकिन वो एनालिसिस जो था वो 1948-49 का था। 1948-49 का एनालिसिस करके रिपोर्ट भारत सरकार को 1951 में सौंपी, जिसके तहत देखा गया तब भारत की अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार 1948-49 की अर्थव्यवस्था कितनी थी? अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय समिति की गणना के आधार पर कितनी थी? तो 8,710 करोड़ रुपए थी। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय आय समिति भारत सरकार के द्वारा बनाई गई थी, जिसने 1951 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसने 1948-49 के दौरान के अर्थव्यवस्था का एनालिसिस किया और आंकड़े प्रस्तुत किए, तब भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी थी? तो 8,710 करोड़ थी। और प्रति व्यक्ति की आय कितनी बताई थी? तो पर कैपिटा इनकम जो है, PCI जो है, वो 225 रुपए बताई थी। 225 रुपए बताई थी। तो ये हमारी राष्ट्रीय आय समिति हो गई। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो भारत की अब अर्थव्यवस्था को, मतलब राष्ट्रीय आय समिति के पश्चात अब देखा जाए, इसके बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का मतलब जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP है, इसके आंकड़ों का आकलन करने के लिए, इसके आंकड़ों का आकलन करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी, CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके पश्चात एक संस्था बनाई गई GDP की गणना करने के लिए, GDP की गणना के लिए, कौन सी संस्था बनी थी? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसे बनाया गया था। फिर इसके कुछ समय के पश्चात 1955 में NSSO बनाया गया, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ऑफिस, मतलब कार्यालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस बनाई गई 1955 में। तो इस राष्ट्रीय आय समिति ने 51 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसके पश्चात GDP की गणना के लिए CSO बनाया गया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बनाया गया। इसके पश्चात 1955 में NSSO, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। अब क्या करता है? नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था GDP का सर्वेक्षण करती है और सर्वेक्षण जो NSSO के द्वारा किया जाता है, इस सर्वेक्षण के आधार पर ही CSO
भारतीय जीडीपी, भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाती है और आंकड़े प्रस्तुत करती है। बड़े अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हमारी 1955 में एनएसएसओ बनी है, ये क्या करता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वेक्षण करती है और इसी के आंकड़ों के आधार पर सीएसओ क्या करती है, भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाती है और फिर ये बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी रहने वाली है। इसके पश्चात देखा जाए सीएसओ और एनएसएसओ, इन दोनों का 2019 में विलय हो गया और विलय के पश्चात एनएसओ बन गया। क्या बन गया? एनएसओ, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो वर्तमान समय में भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जीडीपी की गणना कौन सी संस्था करती है? तो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जीडीपी की गणना जो है वो हमारी एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करती है। तो चीजें समझ में आई हैं, अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब उसके पश्चात हम लोग बात करते हैं, इस हर एक चीज को नोट करते चलेंगे। अब बात करते हैं जीडीपी क्या होती है। और जीडीपी से पहले अगर हम लोग बात करें तो कीमत क्या होती है, लागत जिसे कहते हैं, कीमत। कीमत की बात करें तो कीमत हम दो प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट की निर्धारित करते हैं। एक कारक मूल्य जिसे हम एफसी कहते हैं, दूसरा बाजार मूल्य जिसे हम एमपी प्राइस कहते हैं। कीमत का मतलब ये है, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की दो कीमतें हैं। एक तो इसे उत्पादित करने में जो लागत लगी उसे हम कारक मूल्य, फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। उसके पश्चात ये जो मार्कर बनकर के मार्केट में गया, तो मार्केट में जाने पर इस पर बहुत सारे अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स और कुछ सब्सिडी दी गई। इसके पश्चात जब इसे बाजार में बेचा जाता है तब उस मूल्य को बाजार मूल्य कहते हैं। तो कीमतें किसी भी प्रोडक्ट की दो होती हैं। पहली, किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो लागत आती है उसे हम उसका कारक मूल्य कहते हैं। इस मार्कर को बनाने में जितनी पूंजी लगी, जितनी श्रम लगी है, जितना उत्पाद लगा, इन सभी को मिलाकर के जो लागत आई है, जो खर्च हुआ है, जो व्यय हुआ, उसी को भी हम इस मार्कर का कारक मूल्य कहेंगे, फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। उसके पश्चात ये जो मार्केट में पहुंचा तब इस पर सरकार के द्वारा बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर लगा दिए गए, इनडायरेक्ट कर जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके पश्चात इस पर कुछ सब्सिडी, छूट दी गई। उसके पश्चात जब इसे बाजार में बेचा गया, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी लगा लोगों करके जब इसे मार्केट में, बाजार में बेचा गया, तब उस मूल्य को बाजार मूल्य कहते हैं। समझ गए दोनों चीजें अच्छे से, बाजार मूल्य क्या होता है और कारक मूल्य क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग जीडीपी की क्या होती है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ये जीडीपी है। जीडीपी की अगर हम बात करें तो जीडीपी क्या होती है और किसे कहते हैं, बड़े अच्छे समझेंगे। जीडीपी का मतलब ये होता है एक वित्तीय वर्ष के दौरान, जैसे भारत में वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी राष्ट्र की सीमा के अंदर उत्पादित की गई वस्तुएं तथा सेवाओं के अंतिम
मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो जीडीपी क्या होती है? बड़ा आसान है। एक वित्तीय वर्ष के दौरान वहां के निवासियों के द्वारा एक सीमा के अंदर, एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित की गई वस्तुएं तथा सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के कुल योग को हम जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसके पश्चात क्या जीडीपी में क्या होता है? जैसे ये कोई राष्ट्र है, इस राष्ट्र में बहुत सारे व्यक्ति रह रहे हैं। इन व्यक्तियों के द्वारा, अब इसमें तो कुछ तो इस राष्ट्र के हैं, कुछ